गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज आपकी विद्युत पावर का जनरेशन कैसे किया जा रहा था, किन किन माध्यमों से किया जा रहा था, उसमें कुछ के ऊपर हमने कल टिप्पणी की थी, चर्चा की थी। जैसे मैं विंड पावर के ऊपर हमने बताया था कि कैसे विंड पावर से, विंड एनर्जी से विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है, और वाटर सोर्स के द्वारा कैसे विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। और एक पॉइंट आपको और बताया था कि ईंधन के द्वारा, फ्यूल के माध्यम से और डीजल के माध्यम से किस तरीके से विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। अब अगली कड़ी में आपको हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताएंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा कैसे विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए साथ साथ में नोट डाउन भी करते चलिएगा, लिखिएगा। विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए नाभिकीय ऊर्जा एक बहुत बड़ा या एक बहुत के लिए नाभिकीय ऊर्जा एक प्रमुख स्रोत है। परमाणुीय पदार्थ के नाभिकीय विखंडन यानी इसको इंग्लिश में फ्यूजन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन को फ्यूजन कहते हैं। से उत्पन्न ऊष्मा का प्रयोग करके, ऊष्मा का प्रयोग विशेष प्रकार के प्रयोग विशेष प्रकार के ऊष्मा विनियमित्रों यानी हीट एक्सचेंजर में वाष्प उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। स्टीम को उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। किसका? न्यूक्लियर एनर्जी का, यानी कि न्यूक्लियर जो पदार्थ होते हैं उसके माध्यम से हम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को कराते हैं, और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हीट एक्सचेंजर में स्टीम को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि नाभिकीय विखंडन से जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है उससे हम बॉयलर में पानी को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, और उससे उत्पन्न ऊष्मा का प्रयोग हम विद्युत उत्पादन में करेंगे। कैसे करेंगे? जब ये ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, आगे ले लिखिए, उत्पन्न वाष्प, स्टीम जो है, इस वाष्प अर्थात स्टीम, ठीक है, उत्पन्न वाष्प को वाष्प टरबाइन अर्थात स्टीम टरबाइन
स्टीम टरबाइन को चलाने में किया जाता है। स्टीम टरबाइन को चलाने में यूज किया जाता है। ठीक है। अब स्टीम टरबाइन के द्वारा स्टीम टरबाइन के माध्यम से विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर को प्रचालित करके यानी ऑपरेट करके इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन किया जाता है। ठीक है। आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा है? अब इसी में आगे लिखिएगा। नाभिकीय फ्लूइड के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ नाभिकीय ईंधन के रूप में यूज किए जाने वाले पदार्थ थोरियम एवं यूरेनियम पदार्थ है। एक और नोट कर लीजिए, प्लूटोनियम भी है। प्लूटोनियम यूरेनियम टूटने के बाद थोरियम में परिवर्तित होता है और थोरियम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के बाद प्लूटोनियम में परिवर्तित होता है। गणना करने से ज्ञात हुआ यानी कि गणनात्मक आधार पर गणनात्मक आधार पर 1 किलो नाभिकीय ईंधन लगभग 1 किलो नाभिकीय ईंधन लगभग, ठीक है, लगभग कोयले के 2750 मीट्रिक टन मीट्रिक टन या तेल के 220 2200, ठीक है, 2200 मीट्रिक टन के तुल्य होता है, के समतुल्य होता है।
यानी कि 1 किलोग्राम नाभिकीय फ्यूल के माध्यम से हम कोयले के द्वारा 2750 मीट्रिक टन कोयले के द्वारा जितना एनर्जी हम प्राप्त करते हैं, या तेल के माध्यम से 2200 मीट्रिक टन इस्तेमाल करने के बाद जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उससे कहीं ज्यादा हमको 1 किलो नाभिकीय ईंधन से ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक नोट डाउन हो गया, इसको रफ करें। चलिए, सभी का हो गया ना? जिसका अगर छूट रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं इसको रख। चले, चलिए अब आगे नोट कीजिए। 1 पाउंड प्लूटोनियम या यूरेनियम, 1 पाउंड प्लूटोनियम या 1 पाउंड प्लूटोनियम या यूरेनियम यूरेनियम U-235 यूरेनियम 235 का भंजन करने पर भंजन करने पर ऊष्मा के रूप में 11.4 into 10 to the power 6 किलोवाट आवर इकाई की ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब इसे पिघली हुई धातु और जब इसे पिघली धातु तथा पिघली धातु तथा ऊष्मा विनियमित यानी इसको कहते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर के माध्यम से वाष्प टरबाइन में भेजा जाता है। हीट एक्सचेंजर के द्वारा स्टीम टरबाइन को भेजा जाता है, सेंड किया जाता है। तो इससे 2.5 into 10 to the power 2.5 into 10 to the power 6 से 3.5 into 10 to the power 6 किलोवाट आवर तक विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न की जा सकती है।
ठीक है। यानी 1 पाउंड हम यूरेनियम सॉरी 1 पाउंड यूरेनियम एवं थोरियम पदार्थ हो हमारे पास, तो उसका जब हम भंजन करते हैं तो उससे जो ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है 11.4, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 11.4 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर। ठीक है, ये विद्युत शक्ति का यूनिट है। ठीक है, किलोवाट आवर में किलोवाट आवर इकाई की ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब इसे पिघली धातु या हीट एक्सचेंजर के माध्यम से प्रयोग करते हैं तब जाकर के जो स्टीम बनती है उसको स्टीम टरबाइन पे जब हम सेंड करते हैं तो इससे जो हमको विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है उसकी इकाई है 2.5 इंटू 10⁶ से 3.5 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर। ठीक है, क्या 1 पाउंड बराबर, जरा उसको सब कीजिए। 1 पाउंड में ज्यादा से 1 किलोग्राम के समथिंग समथिंग कुछ आएगा। रुकिए देखता हूँ। एक पॉइंट कितना आया पॉइंट? अच्छा, मतलब 0.453 ग्राम आया है। मतलब हाँ 400 450 ग्राम के लगभग, है ना। तो अगर हाँ तो हम नोट कर दें यहाँ पे ग्राम में 450 ग्राम। आप हाँ आपने देख लिया ना डिटेल। तो 1 पाउंड बराबर हमारा लगभग 450 ग्राम के लगभग आ रहा है। ठीक है, हम चलिए। हाँ, भंजन का मतलब उसको नाभिकीय विखंडन करना, क्योंकि ये नाभिकीय पदार्थ है ना, तो इसका फ्यूजन करते हैं ना, नाभिकीय विखंडन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। तो नाभिकीय विखंडन के बाद प्राप्त होता है। इसको हम जैसे कि कोयला वगैरह बर्न करते थे वैसे इसको बर्न नहीं करना है। इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन की बमबारी करा करके नाभिकीय विखंडन करते हैं ना। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से नाभिकीय विखंडन होता है उसमें। ठीक है, हाँ एक्सचेंज, हाँ हाँ मेल्टेड अवस्था में, हाँ हाँ। देखिए, एक तो होता है कि नाभिकीय विखंडन में डायरेक्टली उसको हम न्यूक्लियर फिजन कराते हैं, तो उसके बाद जब वो विखंडित होता है तो उसको क्या काम करते हैं, उससे जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसी ऊष्मा को हम हीट एक्सचेंजर में पुनः क्या करते हैं, उससे और ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बॉयलर लगाया, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। हीट एक्सचेंजर का प्रयोग क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई बॉयलर है, ठीक है। अब इस बॉयलर में पानी रखा हुआ है, हम इस पानी को भट्टी यहाँ पे नीचे लगी हुई है फर्नेस, ठीक है। इस फर्नेस के माध्यम से इस बॉयलर में रखे हुए पानी को जब हम गर्म करते हैं तो स्टीम बनता है और ये स्टीम टरबाइन के पास हमारा जाता है, ठीक है। अब ये स्टीम टरबाइन हमारा क्या करेगा, इस स्टीम के द्वारा इस जनरेटर को चलाने का प्रयास करेगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाता है, तो विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। ठीक है, अब इसी को क्या करते हैं, यहाँ से जो हमको प्राप्त होकर कंडेंसर में गया, कंडेंसर में जो स्टीम हमारी आई, इस कंडेंसर से स्टीम को निकाल करके हम पुनः हीट एक्सचेंजर में दे देते हैं, ठीक है। हीट एक्सचेंजर में वो करके इसको पुनः हम पुनः इसी में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि ये ऊष्मा जो है, या फिर यहीं से देख लीजिए, यहाँ पे यहीं पे हम हीट एक्सचेंजर का प्रयोग कर सकते हैं। यहीं पे लगा दीजिए हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर लगा देंगे तो होगा क्या
कि यहाँ से जो स्टीम आपको मिल के आ रही है, बन के आ रही है, इसी स्टीम को और भी ज्यादा हीट कर दे, ताकि इसमें से जो वाष्प की क्वांटिटी होती है, जिसमें पानी के कुछ अंश होता है ना, बूंदों की जो मात्रा होती है वो बिल्कुल ही कम हो जाए। क्या हो जाए? बिल्कुल ही कम हो जाए, एज एयर के रूप में कन्वर्ट हो जाए और उसको टरबाइन के पास भेजना। तो इससे क्या होगा कि हमारा जितना पानी को बॉयल करने में एनर्जी हमारी खर्च होगी वो कम होगी। ठीक है, वो क्या होगी? बिल्कुल ही कम हो जाएगी। अभी इसका एक डायग्राम आगे हम बताएंगे आपको, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो हीट एक्सचेंजर का प्रयोग करते हैं, सुपर हीटर का प्रयोग करते हैं, सुपर हीटर का प्रयोग करके उसको और भी ज्यादा हीट कर देते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब ये इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा, ये चीज तो सबसे पहले नोट करनी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ा सा बाद में दिया हुआ है, ये थोड़ा बाद में दिया हुआ है, लेकिन इसको पहले ही नोट करना चाहिए। चलिए लिखिए, विद्युत शक्ति के लिए व्यवहारिक दिशा में। हाँ, इसका न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन या उपयोग कब हुआ? न्यूक्लियर लिखिए यहाँ पे, न्यूक्लियर एनर्जी का व्यवहारिक व्यवहारिक प्रयोग सन 1946 1946 में यूके में आरंभ हुआ। कहाँ आरंभ हुआ? यूके में आरंभ हो चुका था। ठीक है, सबसे प्रथम परमाणु शक्ति गृह, सबसे पहला परमाणु रिएक्टर या परमाणु शक्ति केंद्र, सबसे पहला परमाणु शक्ति केंद्र 1956 में काल्डर काल्डर ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, CALDER एंड हाल हाल काल्डर एवं हाल काल्डर एवं हाल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इसी में आपको एक काम दे दे रहा हूँ। अच्छा, काल्डर और हाल कहाँ पड़ता है, जरा इसको ढूंढिएगा तो। ये काल्डर कौन सी जगह पे पड़ता है, कौन से देश में है? अब आगे क्या इसमें नोट कराना है? बस इतना ही जानिए, बाकी इसका अभी तो बहुत डिटेल में इसमें बताना है। इसमें मॉडरेटर का प्रयोग होता है, फीड वाटर का प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का यूज होता है, और हैवी वाटर का भी इस्तेमाल होता है। तो ये डीप जब इसका एनालिसिस करेंगे या डीप में जब इसकी चर्चा करेंगे तो वहाँ पे पूरा विधिवत लिखा देंगे। यहाँ पे बस केवल हम बेसिक जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं कि किन किन माध्यमों से विद्युत शक्ति का उपयोग कैसे होता है। ठीक है, ये एक प्रकार से इंट्रोडक्शन वाला ही चैप्टर है आपका पहला। इस पूरे किताब का सारांश आपको पहले चैप्टर में ही मिल जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें किन किन माध्यमों से विद्युत शक्ति का उत्पादन हो रहा है। अच्छा, आगे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा नाभिकीय एनर्जी से संबंधित, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ये कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी पूछ देता है। तो इसको थोड़ा सा विशेष तरीके से नोट करिएगा
ताकि आपको आज ही याद हो जाए। ठीक है, इस चीज को आज ही याद कर लीजिएगा ताकि बार बार इसको याद करने की आवश्यकता न पड़े। लिखिएगा, भारत में नाभिकीय ईंधन के पर्याप्त स्रोत हैं। भारत में नाभिकीय ईंधन के पर्याप्त सोर्स हैं। देखिए, तारापुर में जो परमाणु रिएक्टर है, तारापुर में कितना है? 380 मेगावाट। 380 मेगावाट। ठीक है, अब उसके बाद यह कब तैयार किया गया था? यह 1969 1969 में मध्य महाराष्ट्र में तैयार किया गया था। मध्य महाराष्ट्र में। ठीक है, तो तारापुर मध्य महाराष्ट्र में है। 1969 में 380 मेगावाट का तैयार किया गया था। कुछ वर्षों पहले राणा प्रताप सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर जो रिएक्टर का बनाया गया था वो 200 मेगावाट का था। इससे कुछ वर्षों पहले ही बनाया गया था, कुछ वर्ष पहले। ब्रैकेट में लीजिए 1969 से कुछ पहले, क्योंकि इसका एग्जैक्ट है नहीं कि कब बना था। चौथे नाभिकीय शक्तिगृह का कार्य उत्तर प्रदेश में नरौरा में चल रहा है। ठीक है, चौथे नाभिकीय केंद्र या नाभिकीय शक्ति केंद्र के रूप में कहाँ पे हो रहा है? नरौरा। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। देखता हूँ कितने मेगावाट का है। राणा प्रताप जो है कहाँ पड़ता है? कोटा राजस्थान में पड़ता है। यह आपका पड़ता है राणा प्रताप वाला। यहाँ पे ये हटा करके लिखिए कोटा राजस्थान। ठीक है, पहला परमाणु केंद्र तारापुर हो गया। दूसरा वाला आपका हो जाएगा राणा प्रताप। ठीक है, तीसरा वाला आपका है, तीसरा नीचे लिख दे रहा हूँ, चौथा पहले लिख चुका हूँ। तीसरा देखिएगा कलपक्कम मद्रास में। कलपक्कम 460 मेगावाट।
मद्रास, और चौथा नरौरा में हो ही गया उत्तर प्रदेश। 470 मेगावाट का, 470 मेगावाट उत्तर प्रदेश बुलंदशहर। बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा। अब आगे आपको लेकर चलते हैं सोलर एनर्जी की तरफ। हो गया यहाँ तक सबका? चले आगे। चलिए लिखिए, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत शक्ति का उत्पादन कैसे होता है? लिखिएगा, सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है। सूर्य, सूर्य ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है। भंडार है। पृथ्वी पर सूर्य की उष्मा ऊर्जा, पृथ्वी पर सूर्य की उष्मा ऊर्जा, सूर्य की उष्मा ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय विकिरण, वैद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या किरणों के रूप में सीधी पहुंचती है, या किरणों के रूप में, डायरेक्ट पहुंचती है। हमारी पृथ्वी सूर्य से लगभग, हमारी पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है।
इसके प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर इसके प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर केवल 1.39 किलोवाट शक्ति ही पृथ्वी पर पहुंचती है। किलोवाट शक्ति ही पृथ्वी पर पहुंचती है। क्या चीज? देखिए, हमारी पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस लगभग इतना बताया गया। इसके प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल यानी कि प्रति वर्ग यानी कि 1 मीटर है ना, 1 मीटर का जो वर्ग होगा, वर्ग कहने का मतलब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, फिर 1 मीटर चौड़ाई, फिर 1 मीटर लंबाई, कुल मिला जुला के एक वर्ग बनता है ना। तो प्रति वर्ग जो क्षेत्रफल है पृथ्वी का, उससे जो है केवल 1.39 किलोवाट ही विद्युत शक्ति ही पृथ्वी पर पहुंचती है। जैसे कि ये हमारा कोई मान लेते हैं कि ये भूमि है, मान लेते हैं ये हमारी धरातल है, कोई भूमि है, तो उसके प्रति वर्ग यानी कि 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, कुल मिला जुला के 1 मीटर वर्ग जो है हमारा, 1 मीटर वर्ग, 1 मीटर वर्ग नहीं, यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर, हाँ ठीक तो है, प्रति वर्ग मीटर कहिए या प्रति क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने वर्ग शब्द लिख दिया तो स्क्वायर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 मीटर लंबाई इसकी हो गई और 1 मीटर चौड़ाई, ये हमारा एक वर्ग तैयार हो गया। तो इस पृथ्वी की पूरी जो सतह है उससे 1 वर्ग मीटर में जितनी सूर्य की किरणें अगर पड़ रही हैं, अगर इनका इस्तेमाल अगर किया जाए तो देखा जाए तो जो हमारे पृथ्वी पर पहुंच रहा है प्रकाश का स्रोत, उसमें जितनी एनर्जी है, जितनी शक्ति है या जितनी शक्ति हम पैदा कर सकते हैं, वो कितनी कर सकते हैं, 1.39 किलोवाट ही पृथ्वी पर पहुंच पा रहे। ठीक है, तो एक छोटा सा आंकड़ा बताया गया है, क्योंकि पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल पर कितना पड़ रहा है इसका सटीक आंकड़ा कैलकुलेशन के माध्यम से लगभग निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, पृथ्वी के हर एक हिस्से पर, आधे हिस्से पर ही प्रकाश दिखता, आधे पर नहीं दिखेगा, आधे पर जब दिखेगा तो फिर आधे पे नहीं दिखेगा। अर्थात कहने का मतलब जो हिस्सा सूर्य के प्रकाश में है, तो उस पे जो प्रकाश की किरण पड़ रही है वो प्रति वर्ग मीटर की बात की जा रही है, क्योंकि कहीं बादल का मौसम हो सकता है, कहीं बारिश का मौसम हो सकता है, तो इसलिए संपूर्ण क्षेत्रफल का किसी एक प्रांत में या किसी एक हिस्से में, धरती के किसी एक हिस्से में संपूर्ण का कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कठिन है। इसलिए उन्होंने 1 वर्ग मीटर यानी प्रति वर्ग मीटर का आंकड़ा लगभग तैयार किया गया कि कितना प्राप्त हो रहा होगा, तो 1.39 किलोवाट शक्ति ही पृथ्वी पर पहुंच पाती है। ठीक है, बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं। परंतु परंतु परावर्तन परावर्तन कहने का मतलब कि पृथ्वी पर आकर के प्रकाश की किरणें टकराने के बाद जो परावर्तित होती हैं, परंतु परावर्तन परावर्तन इंग्लिश में लिखिएगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तथा वायुमंडल द्वारा अवशोषण होने के बाद, तथा वायुमंडल द्वारा शोषण के कारण, शोषण ने अवशोषण लिखी है। अवशोषण का मतलब वायुमंडल की बहुत सारी लेयरें होती हैं, उन लेयरों को क्रॉस करके ये किरणें
पहुंचती है तो कुछ प्रकाश लेयर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, के कारण अवशोषण के कारण कम होकर इसका मान 1 किलोवाट, इसका मान, अब देखिए यहाँ बात आ रही है 1 किलोवाट, यानी कि पृथ्वी के कुछ हिस्सों में या लेयरों में या वायुमंडल में अवशोषण के बाद 1 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर, 1 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर ही रह जाता है। जो हमने कहा था 1.39 किलोवाट था, वो क्या हुआ, पृथ्वी के विभिन्न लेयरों में सूर्य की किरणों के अवशोषण के बाद जो है शेष प्राप्त होता है वो कितना है, 1 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पे प्रति मीटर स्क्वायर कर दिया, अर्थात हमने स्क्वायर को वर्ग ही कहते हैं, तो अगर हिंदी में लिखेंगे तो प्रति वर्ग मीटर लिख देंगे। अगर वर्ग शब्द हटाते हैं, सेंटेंस वर्ग शब्द हटाते हैं तो मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे पृथ्वी पे 1 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से प्राप्त हो रही है, यही इतना काफी है हमारे लिए कि हम इसका भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर लें, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जाए कि ऊर्जा की, सूर्य की ऊर्जा जो हमारी पृथ्वी पर आ रही है उसका पूर्णतः इस्तेमाल कर लें, तो हमारे पास ये यूरेनियम, नाभिकीय ऊर्जा वगैरह सब जो तरीके हम अपना रहे हैं विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए, बल्कि ये उसके आगे फीके पड़ जाएंगे, है ना, हमें सूर्य के द्वारा ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो सूर्य के द्वारा, सोलर एनर्जी के द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे कैसे हैं, किन किन विधियों का प्रयोग करके हम सूर्य की ऊर्जा के द्वारा विद्युत शक्ति का उत्पादन कर रहे हैं, जरा इसके बारे में देखते हैं वो विधियां कौन कौन सी हैं। आइए देखते हैं। सौर ऊर्जा द्वारा शक्ति प्राप्त करने के, सौर ऊर्जा द्वारा शक्ति प्राप्त करने के, शक्ति प्राप्त करने की 2 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं, नीचे देखिएगा। पहला है ग्लास लेंस और दूसरा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन को कहते हैं परावर्तक, और ग्लास लेंस को कहते हैं कांच का लेंस, कांच लेंस, ठीक है। कांच वाले विधि में क्या होता है, कांच लेंस विधि में लिखिएगा कि सूर्य की किरणों को क्या करते हैं, एक केंद्र बिंदु पर संकेंद्रित करते हैं, है ना। लिखिएगा इसमें, सूर्य की किरणों को, सूर्य की किरणों को, किरणों को एक नाभिक बिंदु, नाभिक बिंदु, इंग्लिश में कहते हैं इसको फोकल
पॉइंट, फोकल पॉइंट नाभिक बिंदु पर संकेंद्रित करते हैं। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, आप लोग किए होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम लोगों के समय में किसी ने हमको लेंस पकड़ा दिया था, तो लेंस को जब हम सूर्य के रोशनी में जब रखते थे और नीचे एक पेपर रखते थे, तो नीचे एक पेपर का टुकड़ा इस तरीके से हम लोग रख लेते थे और उसके ऊपर लेंस लेंस को जब हम ला करके इस तरह लगाते थे, तो क्या करता था, सूर्य की किरणें जो इस सरफेस पे पड़ रही थी वो नीचे जा करके एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित हो जाती थी और पेपर क्या होता था, जलने लगता था धीरे धीरे, है ना। तो हम उसको संकेंद्रित कर देते थे, यानी कि एक लेंस हो गया हमारे पास और इस पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो क्या करेगा, एक केंद्र बिंदु पर आकर के एक संकेंद्रित करते थे और ये नीचे क्या है हमारे पास, पेपर का टुकड़ा है, ये क्या होता था, जलने लगता था। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं संकेंद्रित करना, यानी फोकल पॉइंट पर केंद्रित करना। इस बिंदु पर उपलब्ध अत्यधिक ऊष्मा द्वारा संकेंद्रित किया जाता है, लिख लीजिए, संकेंद्रित किया जाता है, आगे लिखिएगा इसी में। इस बिंदु पर उपलब्ध इस बिंदु पर उपलब्ध उपलब्ध ऊष्मा द्वारा पानी गर्म करके भाप बनाई जाती है, भाप बनाई जाती है। इस भाप का प्रयोग इस भाप का प्रयोग इस भाप का प्रयोग टरबाइन के साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी विद्युत जनित्र को चलाने एवं विद्युत शक्ति उत्पादन विद्युत शक्ति उत्पादन का कार्य विद्युत शक्ति उत्पादन हेतु यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, प्रॉपर इंक हल्का होता जा रहा है। अब आगे चलते हैं, एक इसका फिगर बनाते हैं। बना लीजिए। अब चलिए परावर्तक विधि के बारे में देखिए।
चलिए, दूसरा क्या था? परावर्तक विधि। परावर्तक विधि। परावर्तक विधि में क्या कर रहे थे? परावर्तकों के उपयोग से परावर्तन के सिद्धांत पर, इसमें परावर्तन के सिद्धांत पर, परावर्तन के सिद्धांत पर सूर्य की किरणों को कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड किया जाता है। सूर्य की किरणों को क्या किया जाता है? कंसंट्रेटेड किया जाता है, फिर विद्युत शक्ति का उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। फिर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड करेंगे, फिर उसके बाद उपर्युक्त विधि जो थी उसके उसी अनुसार करेंगे। कंसंट्रेटेड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जिस सेंटर पॉइंट पे पड़ेगा प्रकाश, तो वहां पे कंसंट्रेट होने के बाद पानी को गर्म करने के विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। देखिए परावर्तक विधि में कैसे होगा कि इस तरीके से एक परवलयिक टाइप का होगा, एक इस तरीके से कुछ परवलयिक टाइप का हमारे पास परावर्तक होगा। सूर्य की किरणें जब इस पे पड़ेंगी, सूर्य की किरणें जब इस पे पड़ेंगी, पड़ने के बाद ये परावर्तित होंगी और किसी एक बिंदु पर जाकर के मिलेंगी। ठीक है, परावर्तन के बाद किसी एक सेंटर बिंदु पर जाकर के मिलेंगी और इस सेंटर बिंदु पे जो हमारा सूर्य की ऊष्मा का जो अंश प्राप्त होगा, उसके माध्यम से हम पानी को गर्म करेंगे और जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो उस गर्म पानी का इस्तेमाल हम भाप के रूप में करते हैं। पानी गर्म होगा तो जाहिर सी बात है कि भाप बनेगी और उस भाप का इस्तेमाल हम स्टीम टरबाइन को चला करके इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें क्या चीजें और बची खुची हैं। इसका एक फिगर बना लीजिएगा, इसी में हम तीनों चीजें दिखा दे रहे हैं। ये देखिए हमारे पास है सूर्य, ठीक है, ये हमारे पास सूर्य है और इनसे जो रेडिएशन निकल के आ रही है, किरणें आ रही हैं, ये कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, ये देखिए सूर्य की किरणें आ रही हैं पृथ्वी पे आ रही हैं। अब हम इसके बीच में एक लेंस लगा देते हैं। क्या लगा दिया हमने? एक हमने लेंस लगा दिया। ठीक है, इस लेंस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पड़ने के बाद सेंट्रलाइज करके बाहर दिखा देता है। ऐसे जब सूर्य की किरणें इस लेंस पर पड़ी तो क्या हुआ? संकेंद्रित हो गया। ठीक है, तो ये लेंस का इस्तेमाल यहाँ पे है। ठीक है, ये कांच का लेंस है और ये हमारा हो जाएगा फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट का मतलब हो गया नाभिक बिंदु, फोकल पॉइंट। अब फोकल पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक पाइप हो सकती है। क्या हो सकती है? पाइप हो सकती है। इस पाइप के ऊपर प्रकाश की किरण पड़ रही है और इसी पाइप के माध्यम से पानी बह रहा है, पानी को हम फ्लो करा रहे हैं। तो जब इस पाइप में पानी फ्लो होगा और इस पाइप के ऊपर फोकल पॉइंट हमने बना रखा है, तो यहाँ पर जो पानी होगा वो गर्म होगा
गर्म होकर के भाप बनेगा और आगे की तरफ बहता रहेगा। ठीक है, तो ये जब पानी गर्म होगा, भाप बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है परावर्तक विधि का। तो परावर्तक विधि को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे पास कोई परावर्तक लेंस है, ठीक है, इसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ये कुछ ऐसे आएगी, तो कहीं ना कहीं परावर्तित होकर के जाएगी, इस पे कुछ ऐसे आएगी, जो कि परावर्तित होकर के एक पॉइंट पे जा रही है, ये आ रही है, ये भी एक पॉइंट पे जा रही है, ये हर चीज परावर्तित होकर एक पॉइंट पर जाकर मिलती है। तो जिस बिंदु पर जाके संकेंद्रित होती है, कंसंट्रेटेड होती है, वहीं पे हम क्या करेंगे, वाटर ट्यूब डाल देंगे। ठीक है, तो वाटर ट्यूब जब डालेंगे, तो जब हमारी ट्यूब गर्म होगी, तो ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा हुआ पानी भी गर्म हो जाएगा और भाप बन जाएगा, और उसके माध्यम से हम विद्युत शक्ति को उत्पन्न कर सकते हैं। ये हमारा फोकल पॉइंट कहलाता है, नाभिक बिंदु, और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर का मतलब सूर्य की किरणें डायरेक्ट फोकल पॉइंट पे न जाकर के किसी न किसी माध्यम से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकल पॉइंट पे प्राप्त हो रही है। ठीक है, और एक तरीका और है सोलर एनर्जी का, कि सूर्य की किरणें आ रही हैं और हम यहाँ पे सोलर पैनल लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं, हमने यहाँ पर एक सोलर पैनल लगा दिया है। ठीक है, क्या हमारे पास ये सोलर पैनल, अब इस सोलर पैनल पे हमारा प्रकाश की किरण पड़ रही है और इससे हम बैटरी को चार्ज कर ले रहे हैं, है ना, या फिर कह सकते हैं फोटो सेल। फोटो सेल लगा हुआ है, इससे हम क्या कर लेंगे, बैटरी को चार्ज कर लेंगे। ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में सौर बैटरी भी कह सकते हैं, जो सूर्य के ऊर्जा के माध्यम से, जो सूर्य की ऊर्जा के माध्यम से हम जिस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, उसको सौर बैटरी भी कह सकते हैं। हालांकि बैटरी तो वही है, सौर बैटरी कोई अलग से बैटरी नहीं आती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कुछ इस रूप में हो रहा है, इसलिए इसको सौर बैटरी के नाम से हमने इसको पुकार दिया। ठीक है, अभी इसके बारे में भी बहुत डीप डिस्क्रिप्शन है कि इससे आया, तो फिर इसमें फोटान हुए, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज हुआ। ठीक है, इसमें होता यह है कि सूर्य के प्रकाश को सीधे क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सिलिकॉन फोटोसेल, यही जो हमारा फोटोसेल है, ये सिलिकॉन मटेरियल का बनाया जाता है। ठीक है, तो इस फोटोसेल, सिलिकॉन के फोटोसेल पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में उसको कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि इसमें जो फोटॉन्स होते हैं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, वो क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं इधर उधर। ठीक है, तो उनके मूवमेंट के कारण उसमें जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं बैटरियों में। ठीक है, तो ये आपका सोलर एनर्जी हो गया कि सूर्य की ऊर्जा का कैसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब एक बचा है आपके पास टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। तो हाँ, क्या चीज, ये यही यही है, तो यही तो है फोटो सेल, सोलर सेल, या सौर बैटरी कह सकते हैं, या सोलर पैनल कह सकते हैं। हाँ, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया लेंस के रूप में हो गया, और ये हमारा रिफ्लेक्टर के रूप में हो गया, और एक हमारा क्या पैनल, यानी कि सोलर सेल के बारे में कह सकते हैं, सोलर सेल। सोलर क्या चीज, अभी इसको आगे बस हमें एक बेसिक चीजें हम यहीं पे बता दिए हैं कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, अभी इसका जब आगे चैप्टर जब चलेगा, तो उसमें पूरा आपको बताएंगे कि इसमें सोलर सेल में बैटरी लगती है, क्या क्या चीजें लगती है, उसका मैकेनिज्म कैसे, वो सारी चीजें भी आगे है। ठीक है,
तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारा का सारा चीज इधर का उधर पढ़ाने लगेंगे ना तो सब घपलेबाजी हो जाएगी। इसलिए हम उस चीजों को खोल नहीं रहे हैं अभी आप लोगों के सामने। ठीक है। अब अगर पहला चैप्टर अभी हम पढ़ा रहे हैं, पहले चैप्टर में ही अगर यहीं पे हम थर्मल एनर्जी के बारे में चर्चा करने लगेंगे तो बाकी सारी चीजें, जब थर्मल एनर्जी का चैप्टर जो तीसरे चौथे में आएगा, अभी दूसरा चैप्टर में शायद आपका थर्मल एनर्जी है और तीसरे चैप्टर में देखता हूँ, देख के बता देता हूँ, दूसरे चैप्टर में क्या है, पावर प्लांट का साइकिल है। तो पावर प्लांट का साइकिल तब छूट जाएगा अगर हम इसको बताने लगेंगे तो। पावर प्लांट का साइकिल ऐसा है कि जो थर्मल पावर प्लांट है या फिर हाँ थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट में उसमें जो बॉयलर प्रयोग हो रहा है, हीट एक्सचेंजर प्रयोग हो रहा है, सुपर हीटर प्रयोग हो रहा है ना। तो इनके बीच में साइकिल कौन कौन सा होता है, रीजनरेटिव होता है, ये सब जो साइकिल वगैरह है ये सारी चीजें छूट जाएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन सबको एक साथ लेते चलूं, तो जितना सिलेबस में दिया हुआ है जैसे जैसे पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में, उसी के आधार पर मैं बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर यहीं पे हम पूरा इतिहास खोलना प्रारंभ करेंगे तो ये चीजें फिर छूट जाएंगी। आगे अभी आपको थर्मल पावर प्लांट पूरा पढ़ना है तीसरे चैप्टर में, चौथे चैप्टर में आपको हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में डीप पढ़ना है, फिर पांचवें चैप्टर में न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरा डीपली है, फिर छठे चैप्टर में डीजल इंजन है और सातवें चैप्टर में गैस टरबाइन पूरा चैप्टर ही है। फिर उसके बाद आठवां चैप्टर जो आता है कंबाइंड वर्किंग पावर प्लांट आता है। कंबाइंड वर्किंग में जैसे कि हम मिक्स कर देते हैं कि वहीं पे हम क्या करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी का भी प्रयोग कर ले रहे हैं, हाइड्रो पावर का भी प्रयोग कर रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे जैसे हमको अवेलेबल हो गया। जैसे कहने का मतलब कि जिस नजदीकी एरिया में हमको नदी या डैम प्राप्त हो गया, वहां पर हम डैम के माध्यम से विद्युत शक्ति का उत्पादन तो कर ही रहे हैं वाटर के माध्यम से, लेकिन वहीं पे अगर हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का भी आवागमन सुविधा पूर्वक हो जा रहा हो तो क्यों ना हम उसी के अगल बगल कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बैठा लिए कुछ दूरी पे। तो ये सारी चीजें एक ही मैकेनिज्म के अंदर सारी चीजें सेट कर लें। ठीक है। तो कंबाइंड भी आपको पढ़ाएंगे, तब जा करके आपका पूरा किताब कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद आगे आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ये भी पढ़ना है। और रिसेंट डेवलपमेंट में आपको फ्यूल सेल पढ़ना है, जियोथर्मल एनर्जी पढ़ना है और सोलर सेल भी उसी रिसेंट डेवलपमेंट में ही आ जाएगा। और एक लास्ट चैप्टर बचा है इलेक्ट्रिक ग्रिड पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक ग्रिड में वही छोटे मोटे डेफिनेशंस वगैरह है। ठीक है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का इकोनॉमिक्स, कि कैसे कैसे किसी प्लांट को स्थापित करते हैं, तो इस प्लांट की लाइफ टाइम जितना चलता है, जितनी लाइफ टाइम तक ये हमारा प्लांट चलता है, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, बिजली का सरचार्ज कैसे लगाते हैं, टैरिफ कौन कौन सी है, थोड़ी बहुत इसमें पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है। तो इसीलिए हम एक बेसिक तरीके से चल रहे हैं, बस उसी पे चलने दीजिए, बाकी चीजें तभी डीप पढ़ना ही है आपको। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी और फ्यूल सेल, तीन चीजें जो बची हैं ये आपको अगले लेक्चर में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। ओके। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ लिख सकते हैं, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तीन विधियां लिख सकते हैं। एक लेंस के माध्यम से हो गया था, और एक रिफ्लेक्टर हो गया है, रिफ्लेक्टर, हाँ, और एक सोलर सोलर पैनल पैनल या सोलर सोलर सेल भी कह सकते हैं। तो तीन तरीके हैं, लिख लीजिए। ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत कंफ्यूजन? ओके ओके, थैंक यू।
थैंक यू क्लास।